welcome to our YouTube channel The Legal Thoughts and I am Riya and I'm back with the new video। तो इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी इनविटेशन टू ट्रीट के ऊपर और हमारी ये वाली वीडियो है एक्सेप्टेंस के ऊपर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर दोबारा रिमाइंड कराना चाहूंगी कि हमारी वेबसाइट पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वेबसाइट में रिटन नोट्स हैं जो भी हम अपने वीडियो में समझा रहे हैं उन सभी के, और वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में। सो अब बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So, according to Section 2B of the Indian Contract Act, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। यानी कि according to Section 2B of Indian Contract Act में जब एक पर्सन जिसके लिए प्रपोजल बनाया होता है यानी कि जिसको प्रपोजल सेंड किया होता है वो पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, और जैसे ही वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है बाय द पर्सन जिसके लिए वो प्रपोजल होता है तो वो एक्सेप्टेंस होने के बाद वो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलाकर प्रॉमिस बन जाता है। नाउ अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इन एन अग्रीमेंट, जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तब एक अग्रीमेंट फॉर्म होता है। इट इज़ ओनली आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल दैट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज कैन अराइज, यानी कि जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है और वो एक एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद ही वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, यानी कि दोनों पार्टीज़ की रजामंदी के बाद ही एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, यानी कि दोनों पार्टीज़ की परमिशन के बाद। तो हमारे एक्सेप्टेंस का थर्ड पॉइंट कहता है कि व्हेन द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस, यानी कि जब एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस वर्ड्स में होते हैं, वर्ड्स का मीनिंग है यहाँ पे या तो हम लिख कर रहे हैं या फिर हम बोल कर रहे हैं, तो उस प्रॉमिस को हम एक्सप्रेस प्रॉमिस कहेंगे। द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। एंड व्हेन द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, यानी कि हम प्रपोजल और एक्सेप्टेंस अपने जेस्चर और एक्शंस के थ्रू कर रहे हैं, एक्शंस के थ्रू बता रहे हैं, तो हम उस प्रॉमिस को इम्प्लाइड प्रॉमिस कहेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है दैट द प्रॉमिस इज सेड टू बी इन वर्ड्स, इसको हम सेड टू बी इन वर्ड्स नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे इम्प्लाइड। देन द प्रॉमिस इज इम्प्लाइड प्रॉमिस, इम्प्लाइड प्रॉमिस। Now let's move further. Now we'll study what is the effect of acceptance. तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड ओनली एट द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है वो जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद ही एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। बिफोर द एक्सेप्टेंस द ऑफरर इज फ्री टू रिवोक और विड्रॉ हिज ऑफर, यानी कि एक्सेप्टेंस से पहले ऑफरर वो होता है जो ऑफर करता है, ऑफरर कभी भी अपना ऑफ़र रिवोक कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है, यानी अपना ऑफ़र वापस ले सकता है। एंड द ऑफरी इज़ फ्री टू रिजेक्ट द ऑफ़र मेड बाय द ऑफरर, और ऑफ़र मिलने के बाद जो ऑफरी है यानी कि जिसके पास ऑफ़र आया है वो रिजेक्ट भी कर सकता है ऑफ़र को और एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो पूरी तरीके से ऑफरी के ऊपर डिपेंड करता है। And neither party is bound to follow any terms and conditions made by the other party in the offer, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो दोनों में से कोई पार्टी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करेगी उस कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, यानी कि वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ है अगर, तो टर्म्स एंड कंडीशंस जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, यानी कि ऑफर की एक्सेप्टेंस के बाद वो एक प्रॉमिस बन जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड बोथ द पार्टीज आर बाउंड टू इट, यानी कि प्रॉमिस बनने के बाद अब वो दोनों पार्टीज हैं अब बाउंड हो जाती है उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए। ईच पार्टी बिकम्स लीगली बाउंड, अब दोनों पार्टीज लीगली बाउंड हो जाती है टू द प्रोमिसेस मेड बाय देम थ्रू द मीडियम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस को कंप्लीट करने के बाद दोनों पार्टीज लीगली बाउंड हो जाती हैं अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए जो भी उन्होंने डिसाइड किया था। लेट्स मूव अहेड। नाउ हु कैन एक्सेप्ट, यानी कि कौन एक्सेप्ट कर सकता है। एन ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और पर्सन्स टू whom इट इज़ मेड, यानी कि ऑफ़र सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या फिर वो कई सारे लोग भी हो सकते हैं, ऑफ़र एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी हो सकता है, तो वो वही एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसके लिए ऑफ़र है।
एन ऑफर मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि पर्टिकुलर मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन, कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय हिम एंड नो वन एल्स। यानी कि अगर मैंने ऑफर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बनाया है, लाइक एक ऑफर है मेरे पास और मैं अपनी कार सेल करना चाहती हूँ और मैं अपनी कार सिर्फ अपनी फ्रेंड को सेल करना चाहती हूँ, देन मैं अपनी फ्रेंड को ही वो ऑफ़र करूँगी, मेरी फ्रेंड के अलावा उस ऑफ़र को कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नो वन एल्स कैन एक्सेप्ट द ऑफ़र बिकॉज द ऑफ़र इज़ ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्सन, इट इज़ अ स्पेसिफिक ऑफ़र. So I want the acceptance from my friend only. Now let's move further. What are the essentials of a valid acceptance? अब हम एक valid acceptance के essentials पढ़ेंगे. So the first point is acceptance should be communicated by the offeree to the offerer. यानी कि एक एक्सेप्टेंस है उसका कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है ऑफरी और ऑफरर के बीच में. यानी कि ऑफरी को ऑफरर को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है. टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड सच कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड टू द ऑफरर. यानी कि जो ऑफरी है जिसने एक्सेप्ट किया है उसको ऑफरर को ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि मैंने आपका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया है. यानी कि ऑफरर की नॉलेज में ये बात आ जानी चाहिए कि मेरा ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट किया जा चुका है. मेयर इंटेंशन और मेंटल डिटर्मिनेशन टू एक्सेप्ट द ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. यानी कि सिर्फ अगर जो ऑफरी है वो सिर्फ अपने माइंड में सोच ले हाँ हाँ ठीक है मैं ऐसा कर लूँगा, ये ऑफ़र अच्छा है मेरे लिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ये कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ इंटेंशन रखना या फिर सिर्फ माइंड में रखना कि मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया इज़ नॉट इनफ. उसको शो करना और कम्युनिकेशन होना इस बात पर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा. Now let's move to the next point. Acceptance should be absolute and unqualified, which means as per section 7 of the Indian Contract Act 1872, acceptance should be complete and unqualified. इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी acceptance है वो पूरी तरीके से complete होनी चाहिए और unqualified होनी चाहिए. अब यार unqualified का मतलब क्या है? Unqualified means without any alteration यानी कि changes इन द ऑफ़र और अनकंडीशनली. यानी कि जो ऑफ़र आया है वो बिना किसी चेंज के, बिना किसी ऑल्ट्रेशन के वापस जाना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए. यानी कि बिना किसी कंडीशन के और बिना किसी चेंज के वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया जाना. एंड एक्सेप्टेंस गिव्स rise to a binding contract only when it is disqualified and matches its terms with the offer. यानी कि जो ऑफ़र किया जाता है वो एक्सेप्टेंस तभी क्वालिफाई मानी जाएगी, तभी वो एक्सेप्टेंस एक कॉन्ट्रैक्ट को राइज करेगी, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी जब जो एक्सेप्टेंस दी गई है वो बिना किसी कंडीशन के होगी. यानी कि वही जो पुराने टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर ने डिसाइड किए थे उसी के साथ होगी और बिना किसी चेंज के होगी. वो एक्सेप्टेंस तभी वैलिड मानी जाएगी और तभी वो एक्सेप्टेंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. Now let's move to the next point. Third point is acceptance should be made in some usual and reasonable manner. Now this point is very important. Acceptance should be expressed in the usual way or according to the prescribed mode. यानी कि जो acceptance है usual way का मतलब है जो acceptance का तरीका होता है. acceptance जब दी जाती है तो बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हाँ हम सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ऑफर तक ये बात पहुंच जानी चाहिए और उसको क्लियर हो जानी चाहिए कि उसका ऑफ़र एक्सेप्ट किया जा चुका है. एंड अगर ऑफरर ने कोई भी ऐसी कंडीशन डिसाइड की है कि एक्सेप्टेंस किसी प्रिस्क्राइब मोड से आएगा, यानी कि अगर ऑफरर ये डिसाइड करता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो सिर्फ मेल के थ्रू ही आ सकता है, या फिर ये डिसाइड करता है कि ऑफ़र जो एक्सेप्टेंस है वो लेटर के थ्रू आ सकता है, तो फिर एक्सेप्टेंस उसी तरीके से जाएगी, उसी मोड से जाएगी अगर ऑफर ने वो मोड डिसाइड कर रखा है. तो अगर किसी और मोड से एक्सेप्टेंस गई तो वो मोड की वजह से वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी और वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर पाएगी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(2) of the Indian Contract Act 1872, acceptance must be expressed in some general and proper manner. Same again, जनरल और प्रॉपर मैनर का मतलब है कि एक्सेप्टेंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए. एक्सेप्टेंस के सारे वर्ड्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए बिना किसी कंडीशन के. Unless the offer determines how it is
टू बी एक्सेप्टेड। और ऐसे आप किसी भी मीडियम से भेज सकते हैं अपनी एक्सेप्टेंस, लेकिन अगर ये चीज़ बता रखी है, प्रिस्क्राइब कर रखा है कि किस मोड से एक्सेप्टेंस जानी है, तो आपको उसी मोड से भेजनी है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड बिफोर द रेवोकेशन ऑफ द ऑफर। सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट द ऑफर कैन बी रिवोक्ड, यानी कि ऑफर किसी भी टाइम कैंसिल हो सकता है। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल होना। एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट लेटर, यानी कि जो ऑफर है वो कब तक कैंसिल हो सकता है, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। यानी कि जो ऑफर अगर वो जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है तब तक उस ऑफर को एनी टाइम ऑफर रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। बट जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाएगी, जैसे ही जो ऑफरर है वो एक्सेप्ट कर देगा, उसके बाद ऑफर रिवोक नहीं हो सकता है, बट नॉट लेटर। Therefore, acceptance must be given before such revocation, यानी कि जो acceptance है वो इस revocation से पहले देनी बहुत ज़रूरी है। Now let's move to the next point. Fifth point is reasonable time. Effective acceptance must be given within the specified time limit, and if no time limit is mentioned, then acceptance must be given within a reasonable time. इट मीन्स दैट जो इफेक्टिव एक्सेप्टेंस है, यानी कि जो सही तरीके से आपको एक्सेप्टेंस देनी है, वो एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में आपको देनी होगी। अगर कोई टाइम लिमिट डिसाइड कर रखी है लाइक 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, तो आपको उस टाइम लिमिट के अंदर ही एक्सेप्टेंस देनी होगी। और अगर कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं कर रखी है, कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, जिसने ऑफर किया उसने कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। तब एक रीजनेबल टाइम होगा उस एक्सेप्टेंस का, उसके बाद वो एक्सेप्टेंस नहीं दी जा सकी उस रीजनेबल टाइम के ख़त्म होने के बाद। बिकॉज अ प्रपोजल कैन नॉट बी कीप ओपन इनडेफिनेटली, यानी कि एक लंबे टाइम तक या फिर अनलिमिटेड टाइम तक प्रपोजल जो है वो ओपन नहीं रखा जा सकता है। एक टाइम बाद वो प्रपोजल क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफर किया वेजिटेबल, बी ने उस टाइम पर तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी और ए ने भी कोई कंडीशन नहीं रखी कि कब तक एक्सेप्टेंस देनी है, लेकिन बी ने 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, बी ने ए को बोला कि यार आई वॉन्ट टू परचेज योर वेजिटेबल्स, लेकिन उस टाइम पर वो जो प्रपोजल था वो एक्सपायर हो चुका था, बिकॉज देयर वॉज अ रीजनेबल टाइम। 2 मंथ के बाद, 2 महीनों के बाद कोई भी वेजिटेबल फ्रेश नहीं रह सकती, तो एक रीजनेबल टाइम होता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ विल स्टडी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। In this case of communication of acceptance, there are 2 factors to consider. The mode of acceptance, mode of acceptance का मतलब हुआ कि किस तरीके से acceptance जाएगी। The mode of acceptance can be anything like through letter acceptance, letter के थ्रू जा सकती है, मेल के थ्रू जा सकती है, आप बोल के acceptance दे सकते हो, लिख कर acceptance दे सकते हो। There are so many modes, अगर कोई mode mention है तो आपको उसके थ्रू ही देना है, उसी मोड से देना है। एंड द टाइमिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, जो एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा होता है, आपको एक टाइम लिमिट दी होती है, आपको उस टाइम तक एक्सेप्टेंस देनी होती है, अदरवाइज आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर पाओगे, वो एक्सेप्टेंस की वैलिड नहीं रहेगी अगर आपने टाइम खत्म होने के बाद एक्सेप्टेंस दी है तो। Rules related to the communication of acceptance should be studied from the point of view of offerer as well as offeree. जो acceptance के rules हैं कि acceptance कैसे communicate किया जाता है, वो हमें दोनों point of view से समझने पड़ेंगे, offerer के point of view से भी समझने पड़ेंगे और offeree के point of view से भी समझने पड़ेंगे, because the communication of acceptance will be done from both the side. क्योंकि जो communication है ना, acceptance की जो communication है वो दोनों साइड से ही होगी पूरी, यानी कि ऑफरर की भी बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहता है, अपना ऑफ़र कैसे दे रहा है और उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, और ऑफरी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्सेप्टेंस भेजे। ऑफरर एंड ऑफरी एट डिफरेंट टाइम, यानी कि उन दोनों को, एक को ऑफर करना है और एक को एक्सेप्टेंस भेजनी है अलग अलग टाइम पे, तो दोनों के लिए ही टर्म्स एंड कंडीशंस और रूल्स समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस कैन बी डन इन 2 ways, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में फर्स्ट पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस 2 तरीके से किया जा सकता है। दिस वुड इंक्लूड थ्रू वर्ड्स, या तो ओरल या फिर रिटन, यानी कि जो कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स होता है उसको हम 2 तरीके से बोलेंगे, या तो वो ओरल हो सकती है या फिर वो रिटन हो सकती है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन 2 तरीके से हो सकती है, या तो बोलकर या फिर लिखकर। फॉर एग्जाम्पल,
कम्युनिकेशन थ्रू अ टेलीफोन कॉल, अगर हम एक्सेप्टेंस अपनी भेज रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की, टेलीफोन कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं हम, लेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, इट इज़ अ रिटन मोड, एंड टेलीफोन कॉल इज़ अ ऑरल मोड। देन ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हैं, एंड एक्सेट्रा, देयर आर मैनी मोर वेज जिससे हम अपनी एक्सेप्टेंस भेज सकते हैं। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, यानी कि ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस अपने एक्शंस के थ्रू भी दिखाकर भी, मतलब कि अपने एक्शंस के थ्रू समझा सकता है कि हाँ मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। इस तरीके से भी एक्सेप्टेंस दी जा सकती है, या तो अपने एक्शंस के थ्रू या फिर अपने कंडक्ट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू बोर्ड अ बस, जब आप एक बस बोर्ड करते हैं, जब आप एक बस में चढ़ते हैं, यू आर एक्सेप्टिंग द बस फेयर थ्रू योर कंडक्ट, आप उस बस में चढ़े, राइट तो इसका मतलब क्या है, आप उस बस में ट्रैवल करना चाहते हैं, आप उस बस का जो फेयर है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम इतने पैसे देके इस बस में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो आपका जो एक्शन है ये शो कर रहा है दैट यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर। Now let's move to the next slide. The next slide is acceptance time. Communication of acceptance has two parts. Okay, so now the first point is against the proposal. The communication of acceptance is complete. यानी कि communication of acceptance तब complete हो जाती है when he gives such acceptance, जब acceptance दे दी जाती है during transmission। अब transmission यहाँ पर क्या है, transmission वो time होता है वो जिसमें कम्युनिकेशन दी जाती है। अगर हम किसी मेल के थ्रू कम्युनिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं अपनी एक्सेप्टेंस की, यानी कि हम कोई एक्सेप्टेंस का मेल सेंड कर रहे हैं, तो अगर वो मेल 2 मिनट लगाता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो एक्सेप्टेंस का मेल है वो 2 मिनट लगाता है ऑफरर के पास जाने में, तो वो जो 2 मिनट है ना उसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन। इफ़ वी आर सेंडिंग आर एक्सेप्टेंस थ्रू लेटर, तो अगर वो लेटर 4 दिनों में पहुंचता है या फिर यू कैन से 2 दिनों में पहुंचता है, तो दैट द टाइम दोज डेज जितने में वो एक्सेप्टेंस हमारी पहुंच रही है ऑफरर के पास, उस टाइम को हम कहेंगे, उन डेज को हम कहेंगे ट्रांसमिशन। नाउ आफ्टर दिस द कैंसिलेशन ऑफ सच एक्सेप्टेंस इज आउट ऑफ हिज हैंड्स। जैसे ही ट्रांसमिशन का प्रोसेस चालू हो जाता है, जैसे ही एक्सेप्टर के पास से एक्सेप्टेंस निकल जाती है, तो जो कैंसिलेशन का जो उसके पास टाइम होता है वो भी उसके हाथ से निकल जाता है। तो जब वो कैंसिल नहीं कर पाता है अपने एक्सेप्टेंस को, तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है ना वो कंप्लीट हो गई है। जब उसकी रीच से बाहर हो जाता है कैंसिलेशन प्रोसेस, तो इसका मतलब जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस की वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब जो मैंने एक बात बोली थी दैट इज़ आउट ऑफ हिज हैंड, यानी कि बियॉन्ड हिज रीच, की अब जो कैंसिलेशन प्रोसेस है, यानी कि अगर हमको हमारा जो एक्सेप्टेंस है वो कैंसिल करना है, रिवोक करना है, हमारा माइंड चेंज हो गया है, अब हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, यानी कि अब हमें नहीं एक्सेप्ट करना है, तो हाउ विल कैंसिल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी एक्सेप्टेंस एक लेटर के थ्रू भेजी है, ठीक है, मैंने आज उस लेटर को पोस्ट कर दिया है और वो लेटर 3-4 दिनों में मे बी वो पहुंच जाएगा मेरे ऑफरर के पास। लेकिन अब मेरे को अचानक से मेरा आज मैंने पोस्ट किया और कल मेरा माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए, मैं नहीं कर सकती ये चीज़। देन व्हाट आई विल डू, अब मेरे हाथ में तो कैंसिलेशन प्रोसेस है नहीं, और अगर मैं कैंसिल कर सकती हूँ, लाइक मैं किसी एनी हाउ मैं पोस्ट ऑफिस चली जाती हूँ, अपने लेटर को वापस ले लेती हूँ, मैं उस लेटर को रोक देती हूँ ऑफरर के पास पहुँचने से, तो वो जो मेरा एक्सेप्टेंस है मैं उसको रोक चुकी हूँ, मेरी कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई है एक्सेप्टेंस की। लेकिन अगर इस केस में उल्टा होता है कि मैं लेट रियलाइज़ करती हूँ कि मेरे को ये लेटर नहीं भेजना चाहिए था, अपनी एक्सेप्टेंस नहीं भेजनी चाहिए थी, मैं ये तब रियलाइज़ करती हूँ जब तक वो लेटर निकल चुका है, अब मैं उसे नहीं रोक सकती, या फिर वो ऑलरेडी ऑफर की नॉलेज में आ चुका है, तो उस टाइम पे मेरी जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो जाती है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन जाता है। तो एक्सेप्टेंस तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती है जब तक आपके हाथ में कैंसिल करने का प्रोसेस है, यानी कि आप कैंसिल कर सकते हैं उसे। नाउ अगेंस्ट द एक्सेप्टर, अब एक्सेप्टर के केस में क्या है, वो कम्युनिकेशन जो है वो तब कंप्लीट मानी जाएगी जब जो प्रपोजर है वो एक्सेप्टर की नॉलेज में आ जाएगा, यानी कि जो ऑफर है वो एक्सेप्टर की नॉलेज में आ जाएगा, तभी वो कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी ऑफरर की तरफ से। नाउ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, सो इसमें पहला पॉइंट है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड, जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वो भी पोस्ट के थ्रू, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 बाय द पोस्टिंग ऑफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर वो जो लेटर है एक्सेप्टेंस का वो पोस्ट होता है और वो ऑफरर के पास पहुंचता है, तो वो ऑफरर है अब वो बाउंड हो जाता है कि उसने जो भी ऑफ़र किया था अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बदल चुका है, तो उसे अब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ता है क्योंकि उसके पास अब एक्सेप्टेंस आ चुका है और कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंस द एक्सेप्टर डज नॉट बिकेम बाउंड
इमीडिएटली ऑन पोस्टिंग हिज लेटर, यानी कि एक्सेप्टर ने अपना लेटर पोस्ट कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सडनली या फिर उसी टाइम पे बाउंड हो जाता है कि उसे अब ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है. ही इज़ फ्री टू रिवोक द एक्सेप्टेंस बाय अडॉप्टिंग द स्पीडियर मोड, यानी कि उसने लेटर के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस तो भेजी है, लेकिन अगर उसका माइंड चेंज हो गया और अगर उसको अब वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं करना चाहता है, वो कैंसिल करना चाहता है, तो वो उससे भी ज़्यादा स्पीडियर मोड यूज़ कर सकता है. अगर जैसे उसने पोस्ट के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस भेजी है, तो वो वो पोस्ट ऑफिस में जाकर वो अगर अपना पोस्ट मना कर सके कि नहीं ये लेटर पोस्ट नहीं होना चाहिए, वो उस चीज़ को कैंसिल करा सके, तो वो इस तरीके से अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकता है. और या फिर वो ऑफरर तक ये बात किसी और तरीके से पहुंचा दे एक्सेप्टेंस के लेटर से पहले कि आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट योर ऑफर, मैं अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करता हूँ, तो ये एक्सेप्टेंस कैंसिल हो सकता है. बट हिज कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट रीच अर्लियर देन हिज लेटर. जैसे मैंने अभी बोला कि जो उसका रेवोकेशन का जो लेटर है ना, वेदर इट इज़ अ लेटर, वेदर इट इज़ कम्युनिकेशन एनी हाउ, किसी भी तरीके से वो कम्युनिकेशन होगी रेवोकेशन की, वो एक्सेप्टेंस के लेटर से पहले पहुंचनी चाहिए. अगर वो एक्सेप्टेंस के लेटर के बाद पहुंची कि एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफर के पास पहुंच चुका है, उसकी नॉलेज में आ चुका है, उसके बाद फिर एक्सेप्टर कह रहे हैं कि नहीं यार मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे वो रिवोकेशन इनवैलिड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन चुका है. नाउ सेक्शन 5 एक्सप्रेसली परमिट्स द रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. An acceptance can be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete. यानी कि एक एक्सेप्टेंस जो है वो किसी भी टाइम पर रिवोक की जा सकती है जब तक वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हो रही है. यानी कि जब तक ऑफरर के पास आपकी एक्सेप्टेंस नहीं पहुंचती है, वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तब तक आप अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं. जैसे ही वो ऑफरर की नॉलेज में आ जाता है, आप उसे रिवोक नहीं कर सकते हैं एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, यानी कि उसकी नॉलेज में आने के बाद आप उसे रिवोक नहीं कर सकते हैं. नाउ इसको हम एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं. ए प्रपोज बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी, यानी कि ए ऑफर करता है बी को कि वो अपना हाउस बी को सेल करना चाहता है. बी ऑल्सो एक्सेप्ट्स द प्रपोजल एंड मेड द एक्सेप्टेंस थ्रू अ लेटर. हेयर बी कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस. अब जो बी है वो अपना एक्सेप्टेंस तब तक रिवोक कर सकती है जब तक वो एक्सेप्टेंस, यानी कि वो एक्सेप्टेंस वाला जो लेटर है वो ए तक नहीं पहुंचता है, ए की नॉलेज में नहीं आता है. जैसे ही वो ए के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद बी अपना एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं कर सकती है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द केस लॉ. राकेश दिनेश कुमार वर्सेस यूजी हॉस्टल्स एंड रिजॉर्ट लिमिटेड. इधर एक कॉन्ट्रैक्ट था गुड्स के सप्लाई का. प्लेंटिफ को डिफेंडेंट को कुछ गुड्स सप्लाई करने थे और उसके बदले डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को उन गुड्स के लिए पैसे देने थे. नाउ द डिफ़ॉल्ट जो गलती हुई थी वॉज मेड बाय द डिफेंडेंट. डिफेंडेंट ने गलती की थी इन मेकिंग द पेमेंट. द डिफेंडेंट हैड मेड एन ऑफर. डिफेंडेंट ने एक ऑफर किया, वो भी रिटन में, टू पे अ सर्टेन अमाउंट in full and final settlement of dues. So it was shown by the conduct of the parties that the plaintiff had implied accepted the offer. अब जो plaintiff था उसके conduct से ये बात समझ आ गई थी, ऐसा बात साफ हो गई थी कि उसने जो defendant का offer है ना वो accept कर लिया है and received part of the amount. उस amount का कुछ part already plaintiff ने receive कर लिया था. Now जो अमाउंट रिसीव किया था उसकी रिसिप्ट जो थी वो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को दे दी थी. अब वो रिसिप्ट कुछ भी हो सकती है, दैट कैन बी अ बैंक रिसिप्ट ऑल्सो. सो इस केस में कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एक्सेप्टेंस है वो आपके किसी भी, आप उसको लिख कर आप उसे रिटन मोड में दें या फिर आप उसको ओरल मोड में दें या फिर किसी तरीके से आप कम्युनिकेशन या बोल कर दें. इट इज़ नॉट कंपल्सरी. अगर आप कुछ अपने एक्शन से भी अपनी एक्सेप्टेंस शो कर रहे हैं, अपने कंडक्ट से शो कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्टेंस. और इस केस का मतलब ये है कि जो एक्सेप्टेंस एक इम्प्लाइड मीडियम से दी जाती है, यानी कि अपने कंडक्ट से, अपने एक्शन से दी जाती है, वो भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस होती है. गिविंग एक्सेप्टेंस थ्रू राइटिंग और थ्रू ओरल इज़ नॉट कंपल्सरी. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने जितना भी इस वीडियो में आप सबको एक्सप्लेन किया है वो सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखकर हमें बिल्कुल भेज दीजिएगा. हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपका डाउट हम क्लियर कर दें.
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के साथ नीचे एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारी जितनी भी वीडियोस है उन सबकी नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट, अगेन आई एम टेलिंग यू, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ट्विटर ऑल्सो, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।